नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं आसान और सीधी साधी सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज, जो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं, सीधे खबर आसान भाषा में। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, कल भी हमने चर्चा की थी और आज की बड़ी खबर क्या है? द डे गवर्नमेंट अपलॉड्स ऑनेस्ट टैक्स पेयर, इट प्लान्स न्यू लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर स्कैनर। कि ईमानदार जो करदाता हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग, और 1.5 करोड़ ही हैं इस देश में जो कर अदायगी करते हैं, 6 करोड़ रिटर्न भरते हैं, कर देने वाले 1.5 करोड़ के करीब हैं, कि ईमानदारी को सम्मान मिलेगा। अब दरअसल सम्मान क्या मिला है? अलग अलग अखबारों की हेडलाइंस कुछ और हैं। इंडियन एक्सप्रेस सीधे पॉइंट पर आ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है फेसलेस असेसमेंट स्कीम नाउ एक्सटेंडेड टू ऑल टैक्स पेयर्स। पर इसमें खेल क्या है, और यह दर्शकों को समझने की जरूरत है। सम्मान के नाम पर क्या हुआ है कि आप होटल में कहीं रह रहे हैं, 20,000 से ऊपर का खर्चा है तो ये बताइए। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, और बहुत से लोग भरते हैं, मैं भरता हूं, 2 लाख से ऊपर की किस्त है तो बताइए। 20,000 से ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस है तो बताइए। बच्चों की स्कूल की या कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है तो उसके बारे में बताइए। ट्रैवल किया, बिजनेस क्लास से किया, इकोनॉमी से किया, ये आप बताइए। तो मतलब ये तो पूरा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है। अब मैं क्या क्या चीजें बताऊंगा सरकार को ईमानदारी के नाम पर? नहीं, देखिए संदीप, इसमें हमें बताना नहीं है। मुझे लगता है इसमें समझने वाली बात यह है कि ये पैरामीटर्स हैं। हाँ। कि अगर इस तरह के आपके खर्चे हैं तो आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि आपकी आय कितनी है और आपकी आय का स्रोत क्या है। हो क्या रहा है, जो अभी आप ही ने ये बात कही कि 6 करोड़ के ऊपर, थोड़े से ऊपर लोग तकरीबन जो टैक्स फाइल करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन एक्चुअली जो टैक्स जो देते हैं वो लोग केवल 1.5 करोड़ हैं। कल इस बात की ओर प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया। और आपको नहीं लगता कि अगर आप जब रोड पे चलते हैं, अगल बगल इतनी ऑडी और महंगी महंगी रेंज रोवर, जो महंगी महंगी गाड़ियों में लोग, और अब ये गाड़ियां इतनी ज्यादा दिखती हैं, लेकिन उस मुकाबले अगर आप देखें तो इस देश में एक्चुअली टैक्स पे करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। एक और डेटा मैं यहाँ पे आपको दूं, 50 लाख के ऊपर अपनी आय दिखाने वाले लोग बस 1% हैं इसमें, इस देश में। तो आप ये सोचें कि मतलब मुझे लगता है कल जो इसको इतना फेसलेस जो ये असेसमेंट होगा कि मतलब केवल कंप्यूटर से आपको जनरेटेड एक नोटिस आएगा, आप भी उसका जवाब दे देंगे, उसी कंप्यूटर जनरेटेड जवाब आप भी दे देंगे, आपसे कोई मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि पहले ये आरोप लगते थे कि लोग जो है कोई पैसे मांग लेता है, इस तरह के करप्शन, इससे करप्शन कम होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्या मतलब अब सरकार ये मान रही है कि करप्शन कम करने के लिए मतलब केवल क्या ह्यूमन इंटरेक्शन से ही करप्शन कम होगा? ये जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टैक्स ही नहीं भर रहे हैं, तो उनको भी, तो उनके लिए मुझे लगता है जब जरूरी है और समय आ गया, और शायद इसीलिए जो दुनिया भर के कदम ऐसे नहीं, थोड़ा सा ये समझाइए। देखिए, ये जो लिस्ट है रिपोर्टेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कि भाई एक लिस्ट आपने बना रखी है कि ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं, आप कर दायरे में आएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें देनी पड़ती है, आपको, मुझको, जब हम अपने रिटर्न भर रहे हैं। तो उसके अंदर अब ये सारी चीजें ये इंगित हो जाएंगी ना, इन पर एक लाल सर्कल लग जाएगा ना? नहीं, देखिए सर्कल लगाने की बात नहीं है। आपको संदीप, मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊं, आज से मुझे लगता है तकरीबन 10 साल पहले या 10-12 साल पहले एक और स्कीम आई थी 1/5। उसमें यह था कि अगर आप विदेश जाते हैं, अगर आप करना, तो इस तरह के कई वो थे कि पैरामीटर्स थे, तो आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। देखिए सरकार के पास आज भी संदीप डेटा की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डेटा बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है ना? तो इसलिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है कि उससे नेक्स्ट स्टेप मूव करने की जरूरत है। डेटा आपके पास बहुत है, अब आप उस डेटा पर एक्ट करिए। पीछे मुझे याद है पिछले 2-3 साल पहले कई ऐसे लोगों को नोटिसेस गए जिनके मतलब बहुत लंबे चौड़े खर्चे हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं,
50-50 लाख उनकी जो है सालाना जो है खर्चे दिख रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट्स में दिख रहे हैं, लेकिन टैक्स फाइल करने के नाम पे वो टैक्स के नेट में तो आना छोड़ दीजिए, मतलब वो फाइल ही नहीं करते हैं। तो संदीप, इसको जो है ना, इसका जो सिर्फ एम है, मतलब देखिए मेरे और आपको क्या इससे नुकसान होगा, आप तो टैक्स दे रहे हैं, देखिए आपका तो टैक्स, मेरा और आपका टैक्स तो सोर्स पे ही डिडक्ट हो जाता है। तो इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नौकरी पेशा है, तो वो तो टैक्स, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बिजनेस, मतलब मैं ऐसे मेंशन नहीं करूं, बिजनेस क्लास है, लोगों को आरोप लगते हैं कि डॉक्टर्स इस देश में टैक्स नहीं देते ईमानदारी से, वकील नहीं देते, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। तो इनसे आप कैसे नहीं, तो कहीं ना कहीं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था, बिल्कुल मैं इसलिए आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट कि आम आदमी को समझ में आ जाए कि भाई 30 लाख रुपए से ऊपर का फ्लैट खरीदोगे तो भी वो अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हिस्सा हो जाएगा, उस लिस्ट का हिस्सा हो जाएगा, तो आम आदमी के लिए परेशानी का सबब तो नहीं बनेगा। मेरा सवाल ये है। नहीं, परेशानी क्यों होगी? अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो बिल्कुल परेशानी नहीं। देखिए, अगर आपने 30 लाख के ऊपर की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब जिससे आप खरीदते हैं उसके ऊपर ये दायित्व है, एक तो उस पर वो कुछ टैक्स काटेगा, दूसरा वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इसकी जानकारी देगा कि साहब फला फला व्यक्ति ने हमसे इस वैल्यू का मकान खरीदा है। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं सर्टेन वैल्यू के ऊपर की, उसकी भी इंफॉर्मेशन उस जो है, जो भी आपको गाड़ी बेच रही है कंपनी या एजेंसी, उसका ये दायित्व है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे संदीप, तो ये कैसे दायरा बढ़ेगा? आप बताइए, 130 करोड़ के देश में। नहीं, फेयर पॉइंट है, पर मैं जो जमीन पर होता है, अब मुझे ही 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी जो मैंने 9 साल पहले खरीदी थी उसका नोटिस आ गया और मेरी वाइफ को भी आ गया, शी इज नो लॉन्गर वर्किंग। मैंने कहा भैया हाउस वाइफ है कि नहीं, आप बताइए। अब बैंक ही इंसिस्ट करते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदो, और मैं भी चाहता था कि दोनों के नाम पे हो, पर नोटिस आ गए दोनों को। ठीक है, देखिए नोटिस आना भी फेयर पॉइंट है, शायद इसीलिए इसको जो आप कह रहे हैं ना, आपको दिक्कत आई, आपको नोटिस आ गई, तो इसको भी शायद इसको दूर करने के लिए, इस परेशानी को भी दूर करने के लिए आप शायद फेसलेस भी कर दिया। हालांकि मैं फेसलेस को भी ये मानता हूं कि इससे शुरुआत में मतलब कितनी लोगों को सहूलियत होगी, मुझे इस पर डाउट है, क्योंकि इस देश में कितने संख्या में लोग अभी भी कंप्यूटर मतलब उपयोग कर पाते हैं, आसानी से इन चीजों को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इससे मुझे लगता है शुरुआत में दिक्कत ही बढ़ेगी। लेकिन संदीप, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपके पास अपने अकाउंट्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप जाएंगे, आप अपना एक्सप्लेन कर देंगे, या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा, वो एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ऐसे अनगिनत लोग हैं इस देश में, मतलब 130 करोड़ के देश में केवल 1.5 करोड़ लोग टैक्स देंगे, तो वो दिक्कत हमें भी तो आ रही है, क्योंकि हम ही लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है। अगर ये टैक्स नेट वाइडन हो जाए, टैक्स बेस वाइडन हो जाए, ज्यादा लोग टैक्स देंगे, तो संदीप टैक्स रेट भी तो नीचे आएगा। बिल्कुल फेयर पॉइंट है। सुविधाएं तो सारी दुनिया ले रही है, जिस रोड पे आप चलते हैं, लेकिन टैक्स आप दे रहे हैं, बाकी 90 लोग जो हैं जो उस पे चल रहे हैं वो टैक्स ही नहीं देते हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कहते हैं ना, सरकार के पास पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर रही है, तो सरकार के भी सीमित संसाधन है, और ये संसाधन जो ईमानदारी से लोगों को टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह की जो चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही है, ताकि लोगों को पकड़ा जा सके। बिल्कुल। अब एक और अहम खबर, महंगाई अभी तक काबू में दिख रही थी। जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने का सामान है, वो बढ़ रहा था, बाकी महंगाई अभी काबू में थी। लेकिन अब खबर क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 6.93% इन जुलाई। लगभग 7% अब खुदरा महंगाई दर पहुंच गई है, और खाने पीने के सामानों पर 9.5% से फिर ऊपर पहुंच गई है। मई जून में थोड़ा सा काबू में आता दिखा था, लेकिन महंगाई बेकाबू हो रही है क्या? देखिए, इस बात का इशारा शायद रिजर्व बैंक ने जब अभी कुछ दिन पहले अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शायद आरबीआई गवर्नर ने इस ओर इशारा भी किया था कि इस साल के पहले 6 महीने में उनको लगता है कि महंगाई दर जो है ऊंची रहेगी, ऊपर रहेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में वो कम आएगी। जहां तक आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि पिछले तकरीबन 4 महीने से जो ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि इन्फ्लेशन को 4% और 2% ऊपर नीचे के दायरे में उसको रोक कर रखे। हाँ, मतलब 6 से ऊपर नहीं जाने देना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन पिछले 4 महीने से तकरीबन ये जो है 4% का जो उनका एक ये माना जाता है, इसको एक ऑप्टिमम लेवल माना जाता है, उससे ऊपर ही बना हुआ है ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि देखिए, इस समय लोगों के पास काम नहीं है, अर्थव्यवस्था ठप है, लोग बहुत बड़े संख्या में बेरोजगारी है,
या लोगों की तनख्वाहें घट गई हैं, तो हर तरफ लोगों को परेशानी है। ऐसे में हो क्या रहा है कि फूड आइटम्स जो कि आम खाने पीने की जो चीजें हैं, जहां आप सब्जी के दाम ले लें, दूध ले लें, मांस, मछली, तेल, तो मतलब जो भी मास फूड कंजम्पशन के आइटम्स हैं, उनकी जो महंगाई दर है वो समथिंग पिछले 4-5 महीने से तकरीबन 10% के आसपास है। काफी चिंताजनक बात है और शायद यही संज्ञान इसका लेते हुए आरबीआई ने अपनी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी दर में कोई कटौती नहीं की थी, क्योंकि उनको भी इस बात का डर है कि अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे, पैसा सस्ता होगा, तो लोग और ज्यादा मतलब इससे महंगाई और बढ़ सकती है। तो ये एक परेशानी का सबब हो सकता है। अभी आने वाले दिनों में महंगाई अभी तक थोड़ी काबू में थी, लेकिन बेकाबू होती दिख रही है। अब एक और अहम खबर है, बड़ा छोटा सा लिखा है फ्रंट पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने, द डेटा न्यू राव ओवर आरोग्य डेटा। आरोग्य सेतु ऐप है और कहा जा रहा था कोरोना काल में, संक्रमण काल में जी इसका इस्तेमाल कीजिए। खबर क्या है? द डेटा ऑफ ओवर 150 मिलियन इंडियंस ऑन आरोग्य सेतु ऐप हैज अ रिस्क ऑफ थेफ्ट और अब्यूज। यानी कि जो 15 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया, अपनी जानकारी दी उस ऐप पर, उसकी चोरी या उसका गलत इस्तेमाल का खतरा बना हुआ है। और यह खबर महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है सिद्धार्थ? क्योंकि हमने 59 चाइनीज ऐप पर किस लिए प्रतिबंध लगाया कि नहीं डेटा चोरी हो जाएगा, सर्वर्स चाइना में है, वो उसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे। यहां ये तो हमारी सरकार की ऐप है। नहीं, बिल्कुल आप वाजिब फरमा रहे हैं, क्योंकि मतलब जब आरोग्य सेतु लॉन्च हुआ था तब भी इस तरह का मतलब लोगों के मन में संशय था और डाउट था, और उस समय भी सरकार ने आगे आके बहुत मतलब क्लियरली बोला था कि नहीं, आप बेफिक्र होकर इसमें इनरोल करें, जो भी डेटा आप दे रहे हैं वो सिक्योर होगा। और अगर अब इस तरह का एक फिर से जो है ये बात उठ रही है, देखिए प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है, देखिए ये जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सरकार के बिहाफ पे हो रहा है। मुझे लगता है अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस एजेंसी से वो ये काम करवाती है, क्योंकि डायरेक्टली तो गवर्नमेंट मुझे लगता है करती नहीं है, यूजुअली ये आउटसोर्स होता है। तो जब आपने आउटसोर्स कर रखा है किसी भी कंपनी को आपने, तो ये होता क्या है कि उनके किसी कर्मचारी या वो कंपनी किसी तरह से कहीं से वो लीक हो जाए, क्योंकि हर इंडिविजुअल की गारंटी तो ली नहीं जाती है। तो कम से कम मुझे लगता है जब ये डेटा मास लेवल पे स्टोर होता है, जो भी इसका जो इसको कंट्रोल करता है, जो पूरी स्टोरेज फैसिलिटी है, जो भी ये सर्वर हैं, जो भी है, जिसके पास उसके पासवर्ड वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इसके तरफ ऐसे मैकेनिज्म जरूर इंश्योर करने चाहिए कि ये किसी भी तरह से लीक ना हो, क्योंकि इस तरह की आरोप जो है आधार के डेटा को भी लेके लगे हैं। और जो आपने बात सही कही कि क्योंकि हमने सारी दुनिया में यही ढिंडोरा पीट के जो है ये कहा कि साहब ये डर है, और ये माना भी जाता है कि चाइनीज एप्लीकेशन आप यूज करिए, जैसे ही आप अपना जो है उसमें डिटेल्स देते हैं, वो सारे डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली जो उनकी सर्वर्स हैं उस पर ट्रांसफर हो जाता है या बाहर चला जाता है, या आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो मतलब जो है किसी और के पास जा सकते हैं, वो उसको मिसयूज कर सकता है। और ये देखिए कई बार आप देखते हैं, हम लोग देखते भी, हमारे आम रोजमर्रा की जीवन में मुझे दिखता है, कई बार आपको टेलीफोन कंपनियों से दुनिया भर से फोन आते हैं। हमने तो कभी डेटा दिया नहीं किसी इंश्योरेंस कंपनी को, हमने किसी बैंक को कोई डेटा नहीं दिया, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए, तो कहाँ से फोन आ रहे हैं? ऑब्वियसली ये डेटा थेफ्ट हुई है ना, ये चोरी हुआ है डेटा मेरा और आपका। मेरा फोन नंबर किसी के पास कहाँ से आ जाता है? तो ये जरूरी है, और ये हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे बहुत मतलब मुझे लगता है अभी भी हम इसको लेके बहुत सीरियस नहीं। रोज 10 से 15 कॉल आ जाते हैं। अब ट्रू कॉलर लगा रखा है तो वो स्पैम लिखा आ जाता है, तो आप बच जाएंगे। आपने ट्रू कॉलर नहीं लगा रखा, आपको पता ही नहीं है, आपने फोन उठा लिया कि जी ये लोगे वो लोगे, कुछ ना कुछ बेचने वाले आपके सामने खड़े हो जाते हैं। नंबर कहाँ से आया, ये बहुत अहम सवाल है, यानी कि डेटा चोरी हो रही है। संदीप, आपने जो बात कही कि चलिए ट्रू कॉलर तो हमने लगा लिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। ये तो सिर्फ आपने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि आपको पता है स्पैम है, चलो मैं फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन असली प्रॉब्लम की जड़ जो है, हमें तो जड़ तक जाना पड़ेगा ना। आखिर डेटा चोरी हो रहा है, कल हो सकता है कुछ और डेटा चोरी हो जाए। आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अगर ये सब खतरे तो बने हुए हैं ना, तो ये मुझे लगता है अगर किसी ने ये जो बातें, जो लोग अगर ये जो है इन चीजों को उठा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है इसको सरकार को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। बिल्कुल। अब कोरोना काल की भी थोड़ी बात कर लें। हमने बड़ी बात की है रियल एस्टेट सेक्टर की। ये खबर गुरुग्राम और जहां मैं बैठा हूं नोएडा से जुड़ी है।
कोविड हिट गुरुग्राम फॉल्स बिहाइंड ऑन ऑफिस रेंटल्स। अब कॉरपोरेट हब है गुरुग्राम, बड़े बड़े ऑफिसेज वहाँ बन गए हैं। अब सारी कंपनियाँ लैंडलॉर्ड से वो कह रही हैं कि नहीं भैया पैसे कम कीजिए। लगातार वहाँ पर ऑफिस रेंटल्स को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, पैसे नहीं दे पा रही हैं कंपनियाँ। बल्कि नोएडा, बहुत सारी कंपनी नोएडा आ रही हैं कि नोएडा में क्योंकि यहाँ पर ऑफिस रेंटल्स कम हैं तो यहाँ आने लगे लोग, तो कंपनियाँ परेशानी में हैं। ये खबर ये बात साफ दर्शा रही है। नहीं, बिल्कुल, ये तो मतलब कहने वाली बात ही नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वर्क फ्रॉम होम है, और जो रेंटल्स हैं, अगर मैंने 100 लोगों के लिए ऑफिस स्पेस ली है तो आज वो शायद मतलब मैं ही अपने ऑफिस 4-5 महीने से नहीं गया हूँ, तो मेरा ऑफिस खाली पड़ा है। वी ऑल्सो मतलब वर्क फ्रॉम ए रेंटेड ऑफिस। तो ये तो स्वाभाविक है ना, जब मैं ऑफिस इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी इनकम पे इम्पैक्ट है, तो हर तरह से आदमी कहीं ना कहीं अपने जो ये कंपनियां ये कोशिश कर रही है कि अपने जो खर्चे हैं हेडों, तो वो उनको कम करें। और नोएडा वगैरह में तो इसलिए भी लोग मतलब यहाँ के लोग इनको आपको इनवाइट भी कर रहे होंगे, आप इसलिए भी आ जाएं क्योंकि नोएडा में मुझे लगता है ऑफिस स्पेस बहुत ज्यादा खाली पड़ी है। अच्छा, गुरुग्राम वगैरह जो है वो बहुत सॉर्ट आफ्टर प्लेस थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये माना जाता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, वहाँ जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे बिजली पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, इसलिए ऑफिस बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोकेटेड थे। लेकिन अब जब ओवरहेड कॉस्ट कम करने की बात आ रही है, हर जगह मतलब हर कंपनी के जो रेवेन्यूज घट रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो प्रेशर आएगा लैंडलॉर्ड के ऊपर भी। वो मतलब जो भी उनके मालिक होंगे उन पर ये प्रेशर बना रहे होंगे कि साहब या तो आप रेंट घटा दीजिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल भी कम हो गया, वो उस लेवल पे उनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है लैंडलॉर्ड्स को भी मतलब दे विल हैव टू रिएक्ट फास्ट, क्योंकि चॉइस बहुत ज्यादा है नहीं। या अगर आप उनके साथ उनको नहीं निगोशिएट करेंगे तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि जगह बहुत सारी अफरात है। अब एक और खबर जिस पर हमने पहले भी चर्चा की और आपने कहा कि देखिए, मैंने दिल्ली का जिक्र किया था कि दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तवज्जो तरजीह देने वाली है और 2024 तक हर 5 में से 1 गाड़ी कम से कम, बल्कि हर 4 में से 1 गाड़ी कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। कुछ छूट भी दी थी। उसी से जुड़ी खबर है, प्रोजेक्ट्स टू हैव ईवी चार्जिंग पोस्ट। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि बड़े प्रोजेक्ट जो भी लगेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हों, आईटी पार्क्स हों, जो भी 5000 स्क्वायर मीटर से बड़े दायरे में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको चार्जिंग मीटर्स देने होंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये कदम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। नहीं, बिल्कुल, हाँ, मतलब ये देखिए, टेक्नोलॉजी तो मतलब चेंज होगी और हम उसको रोक नहीं सकते, मतलब ये अब स्वाभाविक है। अच्छा, ये भी हमें पता है कि पेट्रोल डीजल मतलब का एक सीमित वो है, ऐसा तो है नहीं कि वो अनिश्चित काल के लिए हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल है। और टेक्नोलॉजी जो है, हम क्लीनर फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो अब जब हमारा प्रदूषण पर इतना जोर है कि प्रदूषण कम करना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स यूज करना है, तो ये स्वाभाविक है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे उन टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, मुझे लगता है कि प्राइसेस भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कम आएंगे। और इस कदम को मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में ज्यादातर ऐसा होता है कि जब चीजें एकदम, जब कोई भी चीज एकदम बहुत तेजी से आ जाती है या उस पूरा जो है ना उसका पूरा विकास हो जाता है, उसके बाद ही हम सोचते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। हाँ, यहाँ तो पहले किया जा रहा है। हाँ, तो मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को बड़ा सराहनीय मानता हूँ। ये देखिए, इसको पूरी खबर को दिखाया है, ई व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस नाउ अ मस्ट इन ऑल बिग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी अब ये चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, बहुत दूर की सोच है, क्योंकि कम से कम, नहीं तो अभी हम देख रहे हैं ना दिल्ली में चार्जिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब एक तो जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो स्पेशली जगह क्रिएट किए जा रही है, क्योंकि पहले हमने कभी उन चीजों का इमेजिन ही नहीं किया था कि ये भी एक टेक्नोलॉजी आएगी, इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी। और जो चार्जिंग स्टेशन है उनमें स्पेस बहुत चाहिए, क्योंकि देखिए पेट्रोल पंप पे तो आप घुसते हैं, पेट्रोल भरा के तुरंत निकल जाते हैं, और चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी लगती है, क्योंकि आप को गाड़ी वहीं खड़ी करनी, तो आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिए। तो चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आपको एक डेजिग्नेटेड जगह देनी ही पड़ेगी। तो अच्छा, और 4 से 6 घंटे 8 घंटे तक भी लग सकते हैं चार्जिंग में। वो तो टाइम तो लगता ही है उसमें, चार्जिंग का मतलब ही यही है कि चार्ज आप करने आएंगे तो 6-7 घंटे तो वो लग ही जाएंगे। अब आखिरी खबर, डिसीजन टू स्क्रैप फाइनल ईयर एग्जाम्स वॉइड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये खबर हम लगातार बता रहे हैं
इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा है, यूनिवर्सिटीज कैन ओपन फॉर एग्जाम्स। अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है कि ये जो दिल्ली महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि कोरोना काल के चलते फाइनल ईयर के एग्जाम्स हम नहीं करवा सकते हैं, कि ये गलत है, ये वॉइड है, इसको खारिज किया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज खुले और इम्तिहान करवाइए। ये अब सीधे सीधे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कह रहा है। अब ये इस खबर को पढ़ के एक बात तो बड़ी साफ लगती है कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी इसको अपनी नाक की लड़ाई बना लिया है। मतलब आप ये बताइए कि 4 महीने में आपने कोई ऐसा मेथोडोलॉजी डिवाइस किया कि वो एग्जाम्स हो जाएं? कोई आपने कोर्स करिकुलम के कितना होगा? पहले अप्रैल में आपने 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी, फिर 6 जुलाई को आपने 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी। और मेरे शाम के शो में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पूर्व चेयरमैन भी आए थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गाइडलाइंस जारी कर सकता है, फरमान जारी नहीं कर सकता। और एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य भी अपने कानून बना सकते हैं और केंद्र भी। नहीं, एक तो कानून बनाने की बात हो गई, लेकिन संदीप कम से कम थोड़ा तो हमको मतलब इन चीजों पे सीरियस होना होगा। मतलब किसी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि करिकुलम उनको कब मतलब वो पिस रहे हैं ना स्टूडेंट को, वो तैयारी करे ना करे, एग्जाम होगा नहीं होगा, पिस तो स्टूडेंट रहा। ये नाक की लड़ाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। 4 महीने से कोई मतलब इन पूरी जो है ना, चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है। चाहे मतलब तो एजुकेशन कोई अलग तो है नहीं। और मतलब अब ये कह देना कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि आज मेरा और आप बात कर रहे हैं, अभी मेरा कंप्यूटर काम करना बंद कर दे संदीप, तो मैं मेरे एग्जाम का क्या होगा? कहाँ जाऊंगा मैं? किससे दौड़ूंगा? कोविड काल में बिजली जाती रहती है, नेटवर्क डाउन होता रहता है। आप जिस सोसाइटी में हैं, मैं जिस सोसाइटी में हूँ, चलिए हमारे पास डीजी बैकअप है, वो डीजी बैकअप में भी तो टाइम लगता है। बैकअप में टाइम लगता है। अरे मैं कह रहा हूँ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है इस समय। क्या हिंदुस्तान में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 100% वी कैन से कि जब मैं एग्जाम देने बैठूंगा मेरा इंटरनेट चलेगा? अच्छा मैंने अपलोड किया, किसी कारण से मेरी कॉपी अपलोड नहीं हुई, या मैं किसी कारण से मैं क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाया। अच्छा ये सब छोड़ दीजिए, आप बोल रहे हैं ऑफलाइन भी एग्जाम ले, तो मतलब जब बच्चे जाएंगे, अगर किसी को कोविड हो गया, उसका खतरा हो गया, टीचर्स को की जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब इस पूरे सिस्टम में खाली यूजीसी केवल एक फरमान इशू कर देगा कि भैया हमने ये हट बना ली कि एग्जाम होगा ही होगा। अरे वो ये कह रहे हैं कि आप पीछे का रिजल्ट देख लो ना, अगर कोई फेल था तो फेल कर दो, और या तो 0 ईयर कर दो ना, सबको 1 साल की एज का रिलैक्सेशन ही दे दो इस पूरे जब कोविड ईयर में। कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई के बजाय सबको साथ चलना होगा। अब दिल्ली में ओपन बुक एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुए 10 अगस्त से, और पहले ही दिन क्या हुआ, जो आप वो बात कह रहे हैं कि आंसर शीट अपलोड हुई, उसमें वक्त लग गया, समय जा चुका था। अब छात्र बेचारा परेशान कि इम्तिहान तो दे दिया, वो अपलोड हुआ है कि नहीं, मेरी आंसर शीट वैलिड होगी कि नहीं, मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उसकी सुनवाई कहाँ होगी? वो इस कोविड काल में कहाँ जाएगा सुनवाई कराने अपनी? मतलब कि कोई कुछ तो थोड़ा व्यवहारिक होकर हम लोग सोचें कि ये नॉर्मल टाइम्स नहीं, नॉर्मल नहीं, मोस्ट एबनॉर्मल टाइम्स जिसको मैं बोलूं। मतलब कोई अभी भी प्रैक्टिकली कोई ऑफिस फुल अपने उस पर फंक्शन नहीं कर रहा है। मतलब बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज अभी तक बंद पड़े हैं। अभी मैं आज देख रहा था कि इसी का एक जुड़ी हुई बात है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जहां हम लोग घर मकान की रजिस्ट्री कराते हैं, उन्होंने भी कहा भैया अपॉइंटमेंट लेके आए, नहीं तो यहाँ भीड़ हो रही है बेवजह, यहाँ खतरा हो रहा है। तो जब वो व्यवहारिक हो सकते हैं तो कम से कम यूजीसी या एजुकेशन, ये बच्चों का सवाल है, हम बच्चों के भविष्य का बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।